हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदू। वेलकम टू आशन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट सोशल साइंस पेपर 2। ये है जून 2012। एक रचनात्मक शिक्षाशार्थी वो है जो रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड वो है जो रेखाचित्र एवं चित्रकला में कुशल हो, अत्यधिक बुद्धिमान हो, परीक्षा में हर अंक तर्क समझने, ये वाला है राइट आंसर ही हो जाएगा, तर्क समझने एवं समस्या हल करने में निपुण हो। निम्न में से किसके कारण व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं? विकास एवं विकास के सिद्धांत में, विकास की दर में, विकास के क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता में। तो सही आंसर हो जाएगा विकास की दर में। आपको नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है। एक बच्चे की विकास दर किसी दूसरे बच्चे की विकास दर से भिन्न होती है। इस सिद्धांत को व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ बच्चे 8 माह में चलना सीख लेते हैं तो कुछ 1 वर्ष से अधिक को समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है क्योंकि किसी भी दो शिक्षार्थी की क्षमता, रुचि तथा प्रतिभा में समानता नहीं होती। शिक्षार्थियों से समान गुण नहीं होते और ना ही वे समान लक्ष्य रखते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम संभव नहीं है। विषय रूप इस कक्ष में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है। राइट आंसर इज ए। किसी भी दो शिक्षार्थियों की क्षमता, रुचि और प्रतिभा में समानता नहीं होती। एक्सप्लेन किया गया है, प्रत्येक शिक्षार्थी के सीखने का अपना एक अलग तरीका होता है। एक समान आयु वर्ग के बच्चों में भी सीखने की संभावना भिन्न भिन्न हो सकती है। इस प्रकार शिक्षार्थी क्षमता, रुचि व प्रतिभा के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है, यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड है क्या? अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित? जी नहीं। शिक्षार्थी का विषय के प्रति दृष्टिकोण निर्मित करने देता है। सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण करने द्वारा जांच करने पर बल। शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर जोर देता है। जी नहीं, ये सेकंड वाला ऑप्शन इज राइट। रचनात्मक विधि शिक्षार्थी को अपने स्वयं के दृष्टिकोण का निर्माण करने पर जोर देती है। इसके अनुसार शिक्षार्थी को रिलेट नहीं होता बल्कि विषय के प्रति उसके स्वयं के विचार होते हैं। शिक्षक किसी शिक्षार्थी को ज्ञान के निर्माण के अवसरों को उपलब्ध कराते हुए इन विचारों को विकसित करने में मदद करता है। मुख्य रूप से अवधारणाओं का विकास निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? यानी कि जो हमारे अंदर अवधारणाएं आती हैं वो किसका हिस्सा है? भावनात्मक का, बौद्धिक का, या शारीरिक का, या सामाजिक का? हमारे कोग्निटिव माइंड का, यानी कि हमारे दिमाग का। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना गया है? प्राथमिक, गौण, गत्यात्मक, या स्थिर? स्थिर आनुवंशिकता, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हेरिडिटी क्या हो गया? वो हमारी आनुवंशिकता ही है। क्या रहते हैं हमारे आईज हो गया, हेयर का कलर है, वो क्या होता है? स्थिर ही होता है। वो जैसे बड़ों का होगा वैसे ही बच्चों में होगा, जिसे बदला नहीं जा सकता। सबसे गहन व महत्वपूर्ण समाजीकरण घटित होता है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था के दौरान एक बच्चा हार्मोनल परिवर्तन को अनुभव करता है एवं उस पर हम उम्र का कोई भी दबाव होता है। इस अवधि में उसके लिए सामाजिकता काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गहन व वृद्धि होती है। जैसे कि किसी ने कहा भी है कि जो एडोलेसेंस वाली स्टेनली हॉल ने कहा हुआ है कि जो एडोलेसेंस की पीरियड है उसे तूफानी काल भी कहा जाता है। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में उनकी सहायता करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यानी कि बच्चों ने जो सीख लिया है उसको रिवीजन कराना और उनकी हेल्प करना इम्पोर्टेंस है। क्यों है? किसी भी कक्षा अनुदेश के लिए सुविधाजनक शुरुआत होती है। पूर्व प्राप्त ज्ञान से नई सूचनाओं को ग्रहण करने में मदद मिलती है। किसी पाठ को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है। ये शिक्षार्थी की स्मृति को बढ़ाता है जिसमें उसमें सीखने की क्षमता बढ़ती है। जिन्हें पूर्व ज्ञान से नई सूचनाओं को ग्रहण करने में मदद मिलती है। एक्सप्लेन भी किया गया है, यदि वर्तमान अधिगम पुरानी अधिगम से संबंधित है तो इससे शिक्षार्थी को आसानी से विषय समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था जन्म से 2 वर्षों तक के बीच के दौरान बच्चे सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं।
इंद्रियों के द्वारा यानी कि अपने सेंसरी मोटर के द्वारा, निष्क्रिय शब्दों की समझ द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन करने कहाँ आता है उनको, तब भाषा के नवीन और अर्जित प्रयोगों से, जी नहीं, इंद्रियों के प्रयोग से। पियाजे के अनुसार बच्चों में 0 से 2 वर्ष के मध्य अपनी इंद्रियों को समझने के दौरान संवेदी प्रेरक अवस्था विकसित होती है। इस अवस्था में कई गतिविधियां जैसे पकड़ना, चिल्लाना, कूदना और चूसना इत्यादि आमतौर पर होती है। अधिगम का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर निर्भर है डैश अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। संज्ञानवादी, विकासवादी या व्यवहारवादी, रचनावादी, व्यवहारवादी, बिहेवियरिज्म। व्यवहारवादी यह मानते हैं कि अधिगम अवलोकन पर निर्भर करता है। अधिगम में परिस्थिति में परिवर्तन कर पुरस्कार का प्रस्ताव आदि से सुधार लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय समाज का बहुभाषी गुण दिखाई देता है, यानी कि जो हमारे इंडिया में बोल जाती है मल्टी लैंग्वेज, उसका क्या विशेषता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, जी नहीं। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, शिक्षा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए, शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के विद्यालय जीवन को जटिल अनुभूति देने वाले कारक के रूप में, जी नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय समाज का बहुभाषी गुण संसाधन के रूप में दिखाई देता है। ये विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने का संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक होता है प्रत्यक्ष शिक्षण व प्रश्न करना, विषय आधारित प्रश्न करना यानी कि जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया उसके आधारित, या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न करना, अत्यंत अनुशासित कक्षा। नहीं, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कि बच्चे जहाँ पर हैं मल्टी आंसर दे सकते हैं। मुक्तोत्तर प्रश्न रचनात्मक उत्तर प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है। अलग तरह की सोच रखने के कारण रचनात्मक बच्चे सभी प्रश्नों के उत्तर अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, इसलिए उनकी अपनी रचनात्मकता बढ़ाने के लिए मुक्तोत्तर प्रश्न पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम में जो अंतर रह जाता है उसका निदान क्या होना चाहिए, यानी कि बच्चों में जो कमियां रह गई हैं उसका फीडबैक मिलना चाहिए। निदान जो कमियां रह गई हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। समुचित सुधारात्मक उपाय यानी कि बहुत सारे उनको क्या करवाओ, प्रैक्टिस करवाओ, सघन अभ्यास एवं प्रशिक्षण, सभी पाठों को सुनियोजित रूप से दोहराना यानी कि सभी का रिवीजन करवाओ। शिक्षार्थियों के परिणाम उनके माता पिता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समुचित सुधारात्मक उपाय, यानी कि सुधारात्मक शिक्षा का प्रयोग उन बच्चों की सहायता के लिए होता है जो अधिगम यानी कि जो पढ़ने में समस्याओं का सामना करते हैं। इसमें छात्रों को लिखने, पढ़ने अथवा उस अवस्था में गणित की समस्या को हल करने की कठिनाइयों में सुधार लाने के लिए, नहीं जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका हमने क्या करना है, दूर करना है बच्चों को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम का लक्षण नहीं माना जा सकता। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, यानी कि लर्न, जिसको नहीं माना जा सकता। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जो अनुभवों के परिणामों से घटित होती है, ये तो सही है। व्यवहारों का अध्ययन अधिगम है। सीख ना पाना भी अधिगम का एक भाग है। व्यवहारों का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन अधिगम की विशेषता नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों का आत्मनियंत्रण नियमन में से किससे संबंधित है। अपने अधिगम की स्वयं परीक्षण करने की क्षमता से, यानी कि बच्चों ने अगर सब खुद को ही ऑब्जर्व कर लिया कि उसने क्या सीखा है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसने सीख लिया है जितना वो चाहता है। छात्रों के व्यवहार को नियमित करने से ये गलत है। छात्र निकायों के द्वारा तय नियमों व निर्देशों से स्व अनुशासन वाला जहाँ भी ऑप्शन होगा उसको गलत कर दीजिएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं के व्यवहारों, विचारों व भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को ही आत्मनियंत्रण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समझ के लिए शिक्षण को नहीं दर्शाता। छात्रों से किसी घटना या किसी सिद्धांत को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए कहना। छात्रों को विधि के क्रियान्वयन के तरीकों को उदाहरण सहित बतलाना, यानी कि जैसे उनको टीच करवाया उनको एज इट इज ही बताना है। समानता एवं अंतर को समझने में छात्रों की मदद करना और विश्लेषण करना। एकांकी तथ्यों तथा प्रक्रियाओं को याद करने में छात्रों को सक्षम बनाना। हमसे पूछा गया है समझ के लिए शिक्षण को नहीं दर्शाता है, यानी कि वो
एकांकित तथ्य को याद करने वाला जहाँ भी आएगा वो ऑप्शन गलत है। छात्रों को तथ्यों तथा सूचनाओं को याद कराना शिक्षण की समझ को नहीं दर्शाता। एक ही समय में तथ्यों को अलग से याद करना तथा तथ्यों एवं प्रक्रियाओं को समझाना छात्रों के लिए मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अधिगम में लड़ने के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। बच्चों के द्वारा की गई गलतियाँ ये बताती हैं कि अधिगम प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, गलत है ये। अधिगम एक ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जहाँ शिक्षार्थी सकारात्मक व भावनात्मक रूप से संतुष्ट होते हैं। अधिगम की किसी भी अवस्था पर सीखना भावात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, गलत है ये। अधिगम मूल रूप से मानसिक क्रिया है। अधिगम एक ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जहाँ लर्नर जो होता है हमारा वो पॉजिटिव और इमोशनल होता है और सेटिस्फाइड भी होते हैं जो भी उन्होंने सीखा है। एक्सप्लेन किया गया है जो वातावरण भावात्मक अर्थ से सकारात्मक हो तथा शिक्षार्थी के लिए संतोषजनक हो अधिगम के लिए प्रभावकारी होता है। यदि किसी शिक्षार्थी के मनोभाव को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखा जाए तो इससे अच्छा एवं सकारात्मक अधिगम वातावरण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती जो है वो मानव विकास में उत्कीर्णता एवं प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए विकास का सिद्धांत नहीं है। जब कभी भी कोई शिक्षार्थी विकास के एक चरण को पार कर लेता तो पुराने चरण पर वापस नहीं लौट सकता। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? यानी कि जो भी हमारा मूल्यांकन इवैल्यूएशन की जाती है उसका एम क्या है? शिक्षार्थियों की गलतियों को बताना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना, किसी छात्र को अगली कक्षा में पदोन्नत करने का यानी कि उसको वो करने का रिपोर्ट। अधिगम में होने वाली त्रुटियों का निदान व उपचार करना ही हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है लर्निंग का। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षार्थियों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर विभेद करना नहीं बल्कि उनको सीखने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें सहायता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में छात्रों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाना। नियमित विद्यालय, विशेष विद्यालय, मुक्त विद्यालय या नियमित विद्यालय। केंद्रीय सरकार ने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं कि जहाँ पर सभी लोग एक साथ इकट्ठे बैठकर पढ़ाई कर सकें। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत पठन क्षमता को नहीं दर्शाता है? अक्षर और शब्दों के पहचान में कठिनाई, पठन गति एवं प्रवाह में कठिनाई, छोटे बच्चे इतनी जल्दी तो बोल नहीं पाते, शब्दों तथा विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत बर्तनी की कठिनाई, किसी भी वाक्य के उच्चारण को सही तरीके से नहीं बोल पाना किसी बच्चे में वाचन की समस्या का सूचक नहीं होता। प्रश्न के विकल्प 1 और 2 के अतिरिक्त सामान्य शब्द संग्रह की कमी ही वाचन में कठिनाई का संकेत करती है। एक शिक्षक अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहता है। उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? उन्हें गैर शैक्षणिक गतिविधियों का लाभ बताना, उन्हें तनाव नियंत्रित करना सिखाना नहीं करना चाहिए। विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें अपने मित्र समूह से अलग करना, गलत है, ये वाला ऑप्शन ही होगा। शिक्षक को प्रतिभाशाली बच्चे को कक्षा में विशेष ध्यान देने हेतु अपने साथी से अलग नहीं करना चाहिए। बच्चे अपने साथियों से सीखते हैं इसलिए उन्हें एक साथ रहने देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से विप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से यानी कि बच्चा जो है वो खुद से अंदर से उसके अंदर से फीलिंग आ रही है सीखने के लिए। वे हमेशा सफल होते हैं, वे अपने कार्य को अधिक प्रसन्नता से करते हैं, कार्य के दौरान इनमें उच्च स्तर की ऊर्जा दिखाई देती है, ये चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यह हमेशा जरूरी नहीं है कि स्व प्रेरित बच्चे की हमेशा सफल होंगे। ये सार्वभौमिक सत्य है कि गलती करना मानव का स्वभाव होता है। हम सभी कभी कभी लक्ष्य प्राप्त करने में असफल होते हैं, अतः इसे उन बच्चों के लक्षण में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। रचनात्मक
मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त उपकरण नहीं है? स्तर परीक्षा। स्तर परीक्षा एक विद्यालय द्वारा वर्ष के अंतिम स्तर की समाप्ति पर समग्र मूल्यांकन के लिए परीक्षा ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? कक्षा के अंदर एवं बाहर दोनों ही स्थानों पर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए, समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय अंतःक्रिया के लिए, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए, उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को याद करवाना जिन्हें शिक्षक पूछ सकते हैं। शिक्षार्थियों पर सभी प्रश्नों के उत्तर याद कराने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। उनका ध्यान अवधारणाओं को समझने तथा स्पष्टीकरण व्यक्त करने में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान खिलौने की पुर्जों को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इरफान को कभी खिलौने से खेले नहीं देना चाहिए, उस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, उसकी जिज्ञासु प्रकृति को प्रोत्साहित तथा उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। जिज्ञासा ही श्रेष्ठ अधिगम का आधार है। यदि कोई बच्चा नई बातों को सीखने के लिए उत्सुक है तो उसकी उत्सुकता को परिपूर्ण करने के लिए उसको अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। शिक्षक द्वारा बच्चों की जिज्ञासु प्रवृत्ति को उभारने तथा उनकी ऊर्जा का सही दिशा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पुरुष स्त्रियों की तुलना में अधिक विद्वान होते हैं, यह कथन है। सत्य हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। पुरुष प्राय महिलाओं की तुलना में अधिक विद्वान होते हैं या पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक परिश्रमी व सक्षम होते हैं। इस तरह की अभिव्यक्ति समाज के लिंग पक्षपाती सोच को प्रदर्शित करती है। इसे हमारी शिक्षा व्यवस्था हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चे के विकास सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, क्यों पढ़ना चाहिए और औचित्य में, शिक्षार्थी की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने के बाद ही कोई शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए प्रभावी विविध शैली की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। अलग अलग विचार विमर्श शिक्षक को श्रेष्ठतर अधिगम रणनीति बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा कोई टीचर है, अपनी कक्षा के बच्चों के लिए एक क्षेत्र यानी कि वो फील्ड के लिए ले जाती है। वापस आने के बाद इसके बारे में बच्चों से चर्चा करती है। उसके द्वारा ऐसा करना निम्नलिखित किस में से किसे दर्शाता है? अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, या मूल्यांकन का अधिगम, मूल्यांकन के लिए अधिगम, अधिगम का मूल्यांकन। यानी कि जैसे हमारे पेपर होते हैं आफ्टर 6 मंथ बच्चों के, तो हम क्या करते हैं, उनको एवेलुएशन ही करते हैं, लर्निंग फॉर असेसमेंट। पाठ के अंत में उस पाठ का मूल्यांकन किया जाता है, ये समग्र प्रकृति का होता है। इस तरह के मूल्यांकन में उपलब्धियों को अधिगम की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण आवश्यकता, यह कथन है। असत्य है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करता। असत्य है, हो सकता है, विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। यह सत्य होगा क्योंकि शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। यह सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य क्षेत्रों, राइट आंसर इज ये सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास हमारे शरीर के अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। ये कहना सच है कि स्वस्थ शारीरिक अवस्था के बिना बच्चों का उचित विकास नहीं हो सकता।